नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल अनिल ढाका क्लासेस में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, एक नंबर वीडियो हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बायोलॉजी से संबंधित पहले चर्चा कर ली है। टैक्सोनॉमी का ये दूसरा पार्ट हमारा रहेगा आज की इस वीडियो में। इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट लास्ट तक जो है वो पढ़ेंगे। बाकी पहले वीडियो में हमने काफ़ी चर्चा जो है वो कर ली थी। मैंने आपको लास्ट में कहा था कि हम चर्चा करेंगे बायोडाइवर्सिटी और उसके बाद में नामकरण की जो है वो चर्चा करेंगे। देखिए, यदि हम बात करें बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, तो एक तो होती है, आप सभी जानते हो, लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी और एक होती है लार्जेस्ट एक तो होती है पहली बड़ी जैव विविधता और एक होती है दूसरी बड़ी जैव विविधता। कोरल रीफ और पहली है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो प्रथम और द्वितीय दोनों मैंने आपको बता दी। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अभी तक स्पीसीज़ की कितनी जातियां ज्ञात हुई हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अभी तक ज्ञात स्पीसीज जातियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों कितनी है? 1.7 से 1.8 मिलियन है। 1.7 से 1.8 है मिलियन, इतनी संख्या में जातियां जो है वो ज्ञात की जा चुकी हैं। इसके बाद में आता है आपका अगला टॉपिक नोमेनोकल्चर, नामकरण। कि भाई नामकरण के लिए कौन कौन सी पद्धतियाँ दी गई हैं, वो पद्धतियाँ किसने दी हैं, उन सब की हम चर्चा करने वाले हैं और यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न आए हैं उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं नामकरण में द्विनाम नाम पद्धति। आप 11वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो बाइनोमियल नोमेनोकल्चर क्या होता है। तो इसकी अगर बात करें तो ये पद्धति जो है वो केरोलस लीनियस ने दी थी। किसने दी थी? केरोलस लीनियस ने दी थी। अर्थात विस्तृत वर्णन जो है वो केरोलस लीनियस ने किया था। लेकिन जो द्विनाम नाम पद्धति शब्द है, ये शब्द एक अलग से वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गैस्पार्ड बोहिन। अब देखो दोस्तों, यहाँ से हम जल्दबाजी करते हैं, प्रश्न दिया हुआ मिलता है द्विनाम नाम पद्धति शब्द निम्न में से किस विद्वान द्वारा दिया गया है। हम जल्दबाजी में केरोलस लीनियस कराते हैं तो वो गलत होता है। सही उत्तर शब्द के लिए क्या होगा? वो होगा गैस्पार्ड बोहिन। और वर्णन की बात करें, खोज की बात करें किसने दी, तो वो बात अगर हम लोग करते हैं तो उसमें कौन आएगा? केरोलस लीनियस आएगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं केरोलस लीनियस की एक पुस्तक है जिसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। क्या नाम है? स्पीसीज प्लांटेरम। ये पुस्तक जो है, इस पुस्तक में केरोलस लीनियस ने स्पीसीज प्लांटेरम में प्लांट्स का नामकरण किया था। किसका नामकरण किया था? प्लांट्स का। ध्यान रखें, केवल प्लांट्स का नामकरण किया था। आगे हम बात करेंगे कि जंतुओं का नामकरण किसमें किया गया, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये पुस्तक प्रकाशित जो की गई थी वो की गई थी 1 मई 1753। अब ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार परीक्षा में आ चुकी है। 1 मई 1753 में पुस्तक जो है वो प्रकाशित हुई थी जिसमें पादपों का नामकरण किया गया। आगे अगर हम बात करें, 1 मई 1753 से पहले दिए गए बॉटनिकल नेम मान्य नहीं है। इस बात को आप समझना। क्या कहना चाह रहा है कि 1 मई 1753 को स्पीसीज प्लांटेरम बुक केरोलस लीनियस द्वारा प्रकाशित की गई। उससे पहले जो बॉटनिकल नेम रखे गए थे वो अब मान्य नहीं है। वो क्या नहीं है? अब मान्य जो है वो नहीं है। अब क्या नहीं है? वो मान्य नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, केरोलस लीनियस ने एक अलग से पुस्तक लिखी जिसका नाम था, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं,
सिस्टेमा नेचुरी। इसका 10वां एडिशन था, उसमें एनिमल्स का नामकरण किया गया। कौन से एडिशन में? 10वें संशोधन में एनिमल्स का नामकरण किया गया, और ये किया गया 1 मई 1758 को, सॉरी 1 अगस्त 1758 को। कब किया गया? 1 अगस्त 1758 को। कहने का मतलब है 5 साल बाद पहले पादपों का नामकरण किया गया, उसके 5 साल बाद 1758 में सिस्टेमा नेचुरी में जो है जंतुओं का वर्गीकरण किया गया। और इससे पहले जैसे 1 अगस्त 1758 से पहले के जो नामकरण है जंतुओं के, वो नहीं चलेंगे, वो क्या नहीं होंगे? मान्य नहीं होंगे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे। तो कैरोलस लिनियस के अनुसार इस द्विव नाम पद्धति में 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद। पहला पद होता है जीनस का, जैसे होमो सेपियंस, तो उसमें होमो पहला शब्द है, वो हो गया जीनस, और सेकंड शब्द होता है स्पीसीज बोल सकते हो, सेपिसिफिक बोल सकते हो, या इपिथेट बोल सकते हो, या एपिथेट बोल सकते हो। जीन्स का जो पहला शब्द होता है, जैसे होमो है, होमो में पहला लेटर आता है एच, वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। चाहे कोई भी नाम हो, जैसे राना टिग्रीना है तो आर जो आएगा वो क्या आएगा? बड़े लेटर में आएगा के, या कैपिटल लेटर के अंदर आएगा। स्पीसीज के फर्स्ट लेटर इंग्लिश के स्मॉल। कहने का मतलब है, आप यहाँ सीधा समझे, जो जीनस है वो पहला शब्द होता है पूरा, और जीनस का पहला अक्षर अंग्रेजी के बड़ी एबीसीडी जो कैपिटल लेटर होते हैं उनमें लिखेंगे। जैसे होमो लिखते हैं, होमो, तो ये लिखते हैं, बाकी छोटे लिखने हैं और ये बड़ा लिखना है। और स्पीसीज में सब छोटे लिखेंगे, जैसे सेपियंस ये हम सब छोटे लिखेंगे। जैसे राना टिग्रीना, जैसे राना तो आर बड़ा, बाकी सब छोटे। आगे जाति के भी सभी जो है वो हम लोग क्या रखेंगे? छोटे जो है वो रखेंगे। तो इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान जो है वो रखना है। इसके बाद चर्चा करते हैं, ये इटालिक में लिखे जाते हैं, अर्थात तिरछे क्रम में लिखे जाते हैं। कौन से क्रम में लिखे जाते हैं? तिरछे क्रम में। हमेशा नोमेनोकल्चर नामकरण जो किया गया वो लैटिन भाषा में किया गया है। लैटिन भाषा में क्यों किया गया? क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है। क्या लैंग्वेज है? डेड लैंग्वेज है, ठीक है ना। ICBN बॉटनिकल नोमेनोकल्चर करते समय हम टोटोनॉम्स नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहले तो आपको ICBN की फुल फॉर्म आनी चाहिए, आगे मैंने लिखी है तो पता चल जाएगा आपको। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनोकल्चर। तो इसमें बॉटनिकल नोमेनोकल्चर, तो हम किसका अध्ययन करेंगे? इसमें हम अध्ययन करेंगे बॉटनी से संबंधित या वनस्पति विज्ञान से संबंधित जो नामकरण है उनकी चर्चा करते हैं। इसमें टोटोनॉम्स ये शब्द महत्वपूर्ण है। जो पूर्व नाम है वो नहीं करते हैं। कैसे? देखो, पुनर्नाम क्यों नहीं करते हैं? जैसे पादपों में हम आम का वैज्ञानिक नाम पढ़ते हैं मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा इंडिका लिख दिया, तो एम बड़ा हो गया, बाकी छोटे हो गए सब, तो ये सही है। इसमें ये क्या हो गई? जीन्स हो गया, ये क्या हो गई? स्पीसीज हो गई। लेकिन मैंजीफेरा इसको बार बार नहीं लिखेंगे, मैंजीफेरा। लेकिन अगर मैं जंतुओं में बात करूं तो रेट्स चूहा जो हो गया है, जैसे नाजा जो कोबरा हो गया है, ठीक है ना। तो हम जीन्स को 2 बार लिख सकते हैं, जाति और जीन्स एक ही हो सकती है। टोटोनॉम्स किसे कहेंगे? जाति और जीनस एक ही शब्द हो, जैसे रेट्स, नाजा। लेकिन पादपों में ऐसा नहीं होता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ICZN का फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनोकल्चर। क्या? जूलॉजिकल नोमेनोकल्चर। ये 2 संस्थाएं हैं, ICZN और ICBN। इनमें हम टोटोनॉम्स का प्रयोग करते हैं, किसमें? ICZN में। जैसे मैंने उदाहरण बताए थे, नाजा, तो वही वंश है, वही जाति है, तो कोबरा। रेट्स तो अर्थात माउस, अर्थात चूहा। नए खोजे गए प्लांट्स का 70 स्पीसीमेन
अर्बेरियम सीट पर तैयार किया जाता है। किस पे तैयार किया जाता है? अर्बेरियम सीट पे तैयार जो है वो किया जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। किस सीट पे तैयार किया जाता है? अर्बेरियम सीट पे जो है वो तैयार किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और तैयार करके उनको अर्बेरियम में रखा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे। आपका इस चैप्टर के बाद जो अगला जो वीडियो आएगा उसमें अर्बेरियम की बात करेंगे। हम जो टैक्सोनॉमिक ऐड होते हैं उनके हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। अब देखो, जैसा मैं आपको बता रहा था कि हम जो है वो नाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नाम जो है वो पढ़ेंगे। नाम जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ICBN की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनोकल्चर। और ICZN की क्या होती है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनोकल्चर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनोकल्चर। ठीक है, ये आपकी द्विजगत पद्धति थी, बिल्कुल सिंपल सी थी। कैरोलस लिनियस और गैस्पार्ड बोहिन, आपको 2 शब्द याद जो है वो रखने हैं। इसके बाद दोस्तों आती है त्रिनाम पद्धति, ट्राइनोमियल नोमेनोकल्चर। प्यारे दोस्तों देखो, यदि हम बात करें इस पद्धति की तो एक्सले और स्ट्रिकलैंड 2 विद्वान थे। एक्सले और स्ट्रिकलैंड ने यह पद्धति जो है वो दी थी। किसने दी थी? एक्सले और स्ट्रिकलैंड थे, उन्होंने ये पद्धति दी थी। 3 पद होते हैं। पहला वही जिन्स, दूसरा वही स्पीसीज, तीसरा जो होता है वो होती है सब स्पीसीज। जैसे हम अगर कौवे का वैज्ञानिक नाम देखें, यदि हम कौवे का वैज्ञानिक नाम देखें तो कौवे का वैज्ञानिक नाम होता है कॉर्वस स्प्लेंडस और स्प्लेंडस। अर्थात ये तो इसका द्विनाम नाम पद्धति में है, लेकिन स्प्लेंडस इसकी सब जाति और हो गई। जैसे हम बात करें कॉर्वस स्प्लेंडस इंसुलेंस, एक होगी कॉर्वस स्प्लेंडस प्रोटिगेटस। तो ये क्या हैं? ये होती हैं सब स्पीसीज, जो एक्सले और स्ट्रिकलैंड ने बताया था कि सब स्पीसीज का भी हम लोग अगर यूज करें तो त्रिनाम पद्धति काम में लेते हैं। कैरोलस लिनियस की एक अन्य पुस्तक है जिसका आपको नाम याद रखना है, क्रिटिका बोटेनिका। क्रिटिका बोटेनिका, आपको इस पुस्तक का नाम जो है वो अलग से याद रखना है। नोट में मैंने ये बात आपको बता दी है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं आगे जो चर्चा करते हैं वो करते हैं हम लोग अन्य पादपों से संबंधित। वो तो उदाहरण हो गया कौवे का, तो जंतुओं से संबंधित। पादपों से संबंधित अगर बात करें तो फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी, सब तीनों की तीनों गोभी हैं। तो ब्रेसिका वंश में आती है, ओलेरेसिया जाति होती है, ब्रेसिका ओलेरेसिया। अब अगर फूल गोभी की सब स्पीसीज की अगर हम बात करें तो वो होती है बोट्राइटिस। कौन होती है? बोट्राइटिस। पत्ता गोभी की क्या होती है? केपिटाटा होती है। कौन होती है? केपिटाटा होती है। गांठ गोभी की कौन होती है? काउलोरोप्पा होती है। काउलोरोप्पा होती है। तो इस प्रकार से आपको त्रिनाम पद्धति में ये बातें ध्यान में रखनी है। अब हम कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे महत्वपूर्ण बातें हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो उनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे कोरोटिकस नाइग्रिस्पिस, ये किसका नाम है? ये है ग्रेट इंडियन बस्ट का। किसका नाम है? ग्रेट इंडियन बस्ट का, जो स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान है। राजस्थान का राज्य पक्षी है, इसे गोडाउन हम लोग कहते हैं। और इसका नाम जो है वो रेड डाटा बुक, जिसमें हम विलुप्त होने के कगार पे जो स्पीसीज हैं, एंडाजेनेटिक्स जो स्पीसीज हैं, उनका हम लोग विवरण इसी बुक के अंदर रखते हैं। तो ये भी कई बार आता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हो तो इनके बारे में आपको सामान्यतः सब कुछ पता है। इसी प्रकार स्टेट एनिमल्स ऑफ राजस्थान का राज्य पशु जो है वो गजेला। देखो तीनों गजेला, ठीक है ना, ये गजेला बोलते हैं। चिंकारा, कौन है? चिंकारा। लेकिन अभी
हाल ही में 2014 में जो है द्वितीय सेकंड स्टेट एनिमल्स ऑफ राजस्थान वो बनाया गया ऊंट को 30 जून 2014 को। इस पेज पे जितनी भी बातें लिखी गई हैं सब की सब महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखनी है। तो कौन है? कैमेलस ड्रोमीडोरिस। ड्रोमीडोरिस ऊंट का वैज्ञानिक नाम। 30 जून 2014 को दूसरा राज्य पशु ऊंट को घोषित किया गया राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। अब बात आती है क्लासिफिकेशन की। जो नामकरण की चर्चा थी वो हमारी कंप्लीट होती है, क्योंकि नामकरण में हम लोग सामान्यतः यही पढ़ते हैं कि द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। बाइनोमियल के अंदर मैंने आपको बता दिया, बाइनोमियल कैरोलस ने दी थी और वो ट्राइनोमियल हेक्सले एंड स्टिकलैंड ने दी थी। इसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन। देखिए प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो टू किंगडम, कौन सा? टू किंगडम, कौन सा? टू किंगडम। तो टू किंगडम जो है वो किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने जो है वो दिया था, न कि अरस्तु ने। तो कैरोलस लिनियस ने द्विव जगत पद्धति जो है वो दी थी, और इन्होंने पादप प्लांटी के रूप में और जंतुओं को एनिमेलिया के रूप में रखा था। फिर त्रिजगत पद्धति या थ्री किंगडम ये हेकल ने दिया था। ये आपको याद रखना, कई बार पूछा गया है। किसने दिया था? हेकल ने दिया था। इन्होंने प्लांटी रखा, एनिमेलिया भी रखा, लेकिन एक और कौन सा जोड़ दिया था? प्रोटिस्टा जो है वो जोड़ दिया। पाप, हेकल ने क्या किए? पाप किए, अर्थात प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा ध्यान रखें। और कैरोलस लिनियस ने पाप, ठीक है, प्लांटी एंड एनिमेलिया दिया था। इसी प्रकार अगर हम चर्चा करें फोर किंगडम की, तो फोर किंगडम जो है वो दिया था कोपलैंड ने। किसने दिया था? कोपलैंड। कोपलैंड नाम का विद्वान था, उसने क्या दिया था? फोर किंगडम दिया था। इन्होंने क्या किया? प्लांटी रखा, प्रोटिस्टा भी रखा, प्लांटी भी रखा, एनिमेलिया भी रखा, और एक क्या रख दिया इन्होंने? मोनेरा रख दिया। क्या रख दिया? मोनेरा रख दिया। तो आपको ध्यान रखना है, मोनेरा इन्होंने रखा। फिर सबसे महत्वपूर्ण जहाँ से पर्सन आते हैं, जहाँ से क्या आते हैं? पर्सन आते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। फाइव किंगडम, पंच जगत पद्धति, फाइव किंगडम सिस्टम, पंच जगत पद्धति। ये विद्वान थे RHV टेकर। इन्होंने 1969 में दिया था। कब दिया था? RHV टेकर ने 1969 में जो है पंच जगत पद्धति जो है वो दी थी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? देखो पहले जो आए थे, कौन आए? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने क्या किया? एक तो रखा आपके प्लांटी और एनिमेलिया। फिर आगे कौन आए? हेकल आए, उन्होंने प्रोटिस्टा और जोड़ दिया। फिर आपके फोर किंगडम के अंदर कौन आए? कोपलैंड आए, कोपलैंड ने मोनेरा जोड़ दिया। फिर RHV टेकर जो आज तक प्रचलित है। छठे की भी बात करेंगे हम, लेकिन ज़्यादा मान्यता पांचवें को, ये पांचवा ही हम लोग ज़्यादा जो है वो पढ़ते हैं। तो इन्होंने कवकों के लिए भी एक बनाया जिसे हम क्या कहते हैं? फंजय, 1969 के अंदर। अब पंच जगत पद्धति का वर्गीकरण का आधार जो है वो किसको रखा गया? तो देखो पंच जगत पद्धति के जो आधार हैं वो 3 आधार बनाए गए। कितने आधार बनाए गए? 3 आधार। एक तो कोशिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ सेल, जैसे एक कोशिकीय यूनिसेलुलर और एक हो गया बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर। एक बनाया गया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, जैसे प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, प्रोकैरियोन अर्थात आगे केंद्रक, और यूकैरियोटिक जिनमें केंद्रक की जो है वो झिल्ली सुस्पष्ट हो या केंद्रक स्पष्ट पाया जाता हो, यूकैरियोटिक के आधार पे। तीसरा आधार इनका था लास्ट न्यूट्रिशन, पोषण। ऑटोट्रोफिक जो स्वयंपोषी होते हैं अर्थात जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और हेटेरोट्रोपिक जो विषमपोषी होते हैं।
इसके बाद में हम लोग यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो बात कर लेते हैं कि इनमें अंतर क्या होते हैं। वैसे तो आपको पता ही है। तो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मतलब प्रिमेटिव और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, मतलब नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो इनके अंदर पाया जाता है। इधर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, अर्थात स्पष्ट केंद्रक जो है वो पाया जाता है, वेल डेवलपमेंट न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। इधर प्रोकैरियोटिक के अंदर बात करें तो सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, वर्ताकार द्विलड़ीय डीएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो पाया जाता है। इधर रेखीय होता है हमारे अंदर, और प्रोकैरियोटिक हमारे अंदर यूकैरियोटिक है। बैक्टीरिया के अंदर आप लोगों को पता है मोनेरा आते हैं, मोनेरा में कौन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो केवल और केवल एक ही किंगडम के अंदर होती हैं, मोनेरा के अंदर। तो हमारे अंदर और इनमें क्या अंतर है, हमारे अंदर रेखीय डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। जैसे आप लोग इसको ऐसे समझे, इनके अंदर जो डीएनए होता है वो ऐसा होता है, ऐसा होता है। हमारे अंदर जो डीएनए होता है वो ऐसा होता है। इस प्रकार से रेखीय डीएनए जो है वो पाया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इनमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट होती है, केंद्रिका जो होती है वो एब्सेंट होती है, इधर प्रेजेंट होती है। कैरियोथिका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है, मतलब केंद्र के चारों ओर, जैसे ये कोशिका बनाई, ये कोशिका है, तो इसमें इस प्रकार से अस्पष्ट जो है वो केंद्रक पाया जाता है। ये इस प्रकार की सेल होती है। इधर स्टोन और नॉन स्टोन प्रोटीन पाई जाती है, स्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है और नॉन स्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। लेकिन अगर हम इधर बात करें तो स्टोन प्रोटीन जो है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, स्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं पाए जाते हैं, चाहे वो फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे लाइसोसोम हो, चाहे गोल्जी बॉडी हो, चाहे ईआर हो, वो इसके अंदर नहीं पाई जाती। इधर अगर हम बात करें तो डीएनए जो है, डीएनए न्यूक्लियोसोम कहलाता है। न्यूक्लियोसोम से क्रोमेटिन बनते हैं और क्रोमेटिन से क्या बनता है, क्रोमोसोम। डीएनए मिलकर न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम से मिलकर क्रोमेटिन, क्रोमेटिन मिलकर बनाते हैं क्रोमोसोम। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे लाइसोसोम, ईआर, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब पाए जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ कॉमन रहेगी, कॉमन कितनी कॉमन रहेगी उसकी भी हम लोग चर्चा जो है वो करेंगे। देखिए, आपको प्रश्न जो पूछा जाता है वो राइबोसोम पे पूछा जाता है। किस पे पूछा जाता है, राइबोसोम पे। तो प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम होता है वो 70 एस प्रकार का होता है। कितने एस प्रकार का होता है, 70 एस प्रकार का होता है, जिसमें 2 उप इकाइयाँ होती हैं, बड़ी होती है 50 एस, छोटी होती है 30 एस। यूकैरियोटिक में अगर हम लोग चर्चा करें कि यूकैरियोटिक में जो है वो कौन कौन सी होती हैं, तो 80 एस, और बड़ी होती है 60 एस, और छोटी होती है 40 एस। एस का मतलब है श्वेत वर्ग इकाई या श्वेत वर्ग यूनिट। इस प्रकार से आपको प्रोकैरियोटिक का डायग्राम दिख रहा है, जिसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए भी पाया जाता है, जिसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसको पढ़ेंगे हम और काम में लेंगे वेक्टर के रूप में। किस रूप में काम में लेंगे, वेक्टर के रूप में, वाहक के रूप में काम में लेते हैं। और ये इसका खुद का डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए, जिसे हम लोग 3-4 नाम देते हैं। जैसे इसमें जो इसकी जो लेयर होती है डीएनए की, उसमें प्रोटामीन्स पाए जाते हैं, इन पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो रहता है। प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए होता है उसे हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, या हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये प्रश्न कई बार आया है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, या फिर क्या बोलते हैं, जीनोफोर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, जीनोफोर। तो ये चर्चा हमारी किसके बारे में हो गई, ये चर्चा हमारी हो गई प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इसके बाद में आते हैं आपके कि सर्कुलर डीएनए क्या होता है। देखिए, सर्कुलर का मतलब होता है वर्ताकार,
DS का मतलब डबल स्टैंडर्ड, तो वर्ताकार डबल स्टैंडर्ड DNA। तो जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन सी होंगी? आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा को PPLO बोलते हैं, जोकर ऑफ नेचर, प्रकृति के जोकर भी कहा जाता है इनको, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम एक एक की बात जो है वो करेंगे कि इसमें किस प्रकार से कौन कौन से जो है वो डिफरेंस होते हैं। तो आपको सरल तरीके से इसको समझना है, ज़्यादा कोई ये हार्ड चीज़ें नहीं है, बहुत ईजी है। बायोलॉजी का बेस है, तो बेस को आपको बहुत ही मजबूत बनाना है। उसके बाद अपने आप ही ऑटोमेटिक आप आगे धीरे से धीरे इनको सीखते जाओगे। सबसे पहले 5 किंगडम RH वियटेकर ने 1969 में दिया था, ये बात आप लोगों को मैंने बता दी है। हम बात करते हैं करेक्टर्स की, अर्थात मोनेरा की, प्रोटिस्टा की, मोनेरा की, प्रोटिस्टा के, फंजाई के, प्लांटी के और एनिमेलिया के। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले नंबर ऑफ सेल्स की बात करते हैं। यूनिसेलुलर, एक तो मोनेरा में यूनिसेलुलर और प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर, अपवाद हो सकते हैं, बाकी यूनिसेलुलर और मोनेरा तो यूनिसेलुलर ही होता है और प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होता है। मल्टीसेलुलर फंजाई, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया ये होते हैं मल्टी सेलुलर। लेकिन फंजाई के अंदर आपको एक ध्यान रखना है, फंजाई के अंदर आपको क्या रखना है, एक ध्यान रखना है कि इसमें एक कोशिकीय कवक भी होती हैं। एक तो होती है ईस्ट, जो आपने नाम सुना है। दूसरा उदाहरण होता है, कौन होता है स्नेक्ट्रियम, कौन होता है स्नेक्ट्रियम होता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात हम लोग कर लेते हैं आगे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। तो बताइए, आपको काफ़ी देर से हम चर्चा भी कर रहे हैं, मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होती है। कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में, बाकी चारों में कौन सी होती है? यूकैरियोटिक होती है। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इनमें रसायन संश्लेषी, मोनेरा ऑटोट्रोपिक, बीजीए, क्योंकि बीजीए जो होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ये सौस्पोषी भी होते हैं, और हेटेरोट्रोपिक्स विषमपोषी। प्रोटिस्टा की बात करते हैं, ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेसिस, होलोफाइटिक, अर्थात होलोफाइटिक, होलो समान, फाइटिक पादप समभोजी, होलोजोइक प्राणियों के समान, प्राणी जो भोजन करते हैं, पादप जो भोजन करते हैं, ठीक है ना। प्राणी समभोजी में अमोइबा, पैरामेसियम, मिक्सोट्रोफिक की बात करें तो यूग्लिना। मिश्रित पोषी जो होते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, वो कौन होते हैं? यूग्लिना। फंजाई हेटेरोट्रोपिक होती है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, डेड ऑर्गेनिक मैटर खाती है, अर्थात मृत कार्बनिक पदार्थों का, स्पोरोफाइट भी इसे बोल सकते हैं। पादप आपको बताइए ऑटोट्रोपिक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी एनिमेलिया की। तो हेटेरोट्रोपिक होते हैं, दूसरा कोई चांस ही नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। देखिए मोनेरा के अंदर जो एग्जाम्पल हैं जो आपको दिख रहे हैं, मोनेरा के एग्जाम्पल आर्की बैक्टीरिया हम विस्तार से पढ़ेंगे, बैक्टीरिया हम विस्तार से पढ़ेंगे, माइकोप्लाज्मा, PPLO जोकर ऑफ नेचर, साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉन स्टॉक, एनाबिना, ओसिलेटोरिया, ये सब किस में आते हैं? साइनोबैक्टीरिया में। प्रोटिस्टा में बात करें तो अमीबा है, पैरामेसियम है, यूग्लिना है, क्लेमाइडोमोनास, ये किस में आते हैं? आपके प्रोटिस्टा में। कवकों में ईस्ट हो गई, राइजोपस, म्यूकर, एगारिकस, एल्बुगो, पक्षिनिया, ये सब क्या होती हैं? फंजाई होती हैं। ब्रायोफाइटा
पादपों को 5 श्रेणियों में ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एंजियो, एल्गी सबकी चर्चा हम लोग करेंगे। और एनिमल्स के अंदर पोरीफेरा से लेकर कशेरुकी तक, कोडेटा तक, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केहेल्मिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, ये सब हम इनकी चर्चा जो है वो करेंगे। कोडेटा के अंदर भी हम नॉन कोडेटा, कोडेटा नॉन कोडेटा तो हो गए, कोडेटा में भी हम सिफेलोकोडेटा, यूरोकोडेटा एंड वर्टिब्रेटा, इनके वर्ग क्लास की हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो आगे हमारा आता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। याद रखना 6 पूछा जाता है, तो ये कार्ल वुज ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल वुज नाम के विद्वान थे, उन्होंने क्या दिया था? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्या दिया था? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और किसके आधार पे दिया था? RNA, राइबो सोमल RNA के आधार पे दिया था। डोमेन रखे गए थे बेस्ड ऑन 16S RNA, ये भी आपको ध्यान रखना, 16S RNA। डोमेन मैंने सबसे बड़ा बताया था आपको, 3 बनाए थे इन्होंने, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकेरिया। आर्किया के अंदर इन्होंने आर्की बैक्टीरिया रखा। कौन रखा? आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने मोनेरा रखा। यूकेरिया के अंदर इन्होंने प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया रखा। तो इस प्रकार से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया तो वही थे, लेकिन आर्की बैक्टीरिया इन्होंने क्या किया? अलग से बनाया। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आगे आज के इस लेक्चर में प्लांट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसकी बात करते हैं? प्लांट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 3 प्रकार के वर्गीकरण दिए गए, जो हमारा टॉपिक था वो यही था, प्लांट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, कृत्रिम वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण, नेचुरल, और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जाति वर्तीय वर्गीकरण। तीनों का आपको ध्यान रखना है। आर्टिफिशियल जो है वो कैरोलस लिनियस ने दिया था, नेचुरल जो है वो बेंथम एंड हुक्कर ने दिया था, और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो सबसे बड़ा है वो आइक्लर और ओसवाल्ड टिप्पो द्वारा दिया गया था, जो सबसे बड़ा भी है। सबसे बड़ा कौन सा है? आपके यही है, फाइलोजेनेटिक जो है वो है। अब हम लोग चर्चा करते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की। देखिए दोस्तों, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो मैं आपको बता चुका, क्या बताया मैंने, किसने दिया था? ये दिया था कैरोलस लिनियस ने। अब बात करते हैं किसके आधार पे दिया, तो बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी या कलर पर आधार, आकार की और उनके रंग के आधार पे दिया गया। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो आकार के लक्षण हैं उनके आधार पे ये दिया गया। पुस्तक थी इनकी स्पीसीज प्लांटेरम में एंड्रोसियम, या फिर जिसे हम पुंकेसर बोलते हैं, के आधार पर प्लांट किंगडम को 24 क्लास के अंदर विभाजित किया। कैरोलस लिनियस ने कितने भागों में विभाजित किया? 24 क्लास के अंदर विभाजित किया। और एंड्रोसियम के आधार पर मुख्य रूप से 2 इन्होंने भाग किए। एक तो किया नॉन एंड्रिया, एक किया सॉरी बच्चों, एक किया एंड्रिया। नॉन एंड्रिया का मतलब स्टीमन या एंड्रोसियम या पुंकेसर एब्सेंट है, इधर पाए जाते हैं। इनका उदाहरण है क्रिप्टोगैम्स, अर्थात छुपे हुए जननांग, अर्थात आपके ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, जिनमें पुष्प, फल, बीज नहीं बनते हैं, वो क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। और फेनेरोगैम्स, अर्थात जिनमें जननांग उपस्थित रहते हैं, अर्थात फल, फूल, बीज बनते हैं, वो फेनेरोगैम्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कौन कौन हो गया? जिम्नोस्पर्म, और एक हो गया आपके एंजियोस्पर्म। देखो आगे क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स के अंदर थैलोफाइटा,
ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर 2 रखे, एल्गी और फंजाई। फंजाई को बाद में RH ने अलग कर दिया। मोनेंड्रिया, फेनेरोगैम्स को 2 भागों में, मोनेंड्रिया और आइकोसेंड्रिया। मोनेंड्रिया के अंदर 1 पुंकेसर होता है, स्टिमन कितना होता है 1, और आइकोसेंड्रिया के अंदर कितने होते हैं 20 या 20 से अधिक पुंकेसर होते हैं। इसके बाद में लास्ट क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर ने दिया था, आपको याद रखना है। और ये क्लासिफिकेशन जो है वो मॉर्फोलॉजी आकार की, साइटोलॉजी कोशिका, एनाटॉमी शारीरिकी और फोटो केमिस्ट्री के आधार पर आधारित है, या इनके आधार पे जो है वो दिया गया। मॉर्फोलॉजिकली, साइटोलॉजिकली, एनाटॉमी एंड फाइटोकेमिस्ट्री के आधार पे ये दिया गया। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस 36 मिनट के वीडियो के अंदर हमने बहुत सारी चर्चाएं की, जिसमें प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ा, और ये बाकी जो फाइलो जैसे 3 पढ़े थे, जातिवर्तीय क्लासिफिकेशन जो है उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो के अंदर करेंगे। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आइक्लर और ओसवाल्ड टिप्पो ने दिया, सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है, इसलिए उसको अगले वीडियो में उसकी जो है वो शुरुआत करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।